नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हमारी कक्षा 12 के वन शॉट की सीरीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वन शॉट की सीरीज के अंदर हम आज जो देखने वाले हैं वो हमारा एक बहुत ही शानदार वन शॉट है जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। एक ही क्लास में पूरा चैप्टर क्लास की सीरीज के अंदर द्वितीयक क्रिया में हम जब अच्छे से समझ पाएंगे, जब हमने प्राथमिक क्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ा हो। इससे पहले हमारा प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित वन शॉट था जिसमें हमने प्राथमिक क्रियाओं की बात की, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के इस पूरे चैप्टर के अंदर हम द्वितीयक क्रियाओं की बात करने वाले हैं। और प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ और पंचम क्रियाएं, 5 प्रकार के व्यवसाय होते हैं, यानी 5 प्रकार के सेक्टर होते हैं। हम एक एक सेक्टर की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरे के पूरे चैप्टर है अपने आप में। यहां से ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ एक एक नंबर के सवाल, कुछ निबंधात्मक सवाल, और श्योरिटी यानी कि 100% ये बिल्कुल ट्रू है कि यहां से एक निबंधात्मक क्वेश्चन पक्का उठता है। इसलिए आज की इस क्लास को मजे के साथ देखते हुए, एंजॉय करते हुए, शानदार तरीके से आपको समझना है। आप सिर्फ बैठे बैठे देख के भी चले गए आराम से तो मैं कह रहा हूं कि आपका एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता। तो आज के इस वन शॉट में ऐसा हम क्या देखने वाले हैं, हम द्वितीयक क्रिया को समझने वाले हैं। एक छोटी सी बात आप पहले ही समझ लीजिए, द्वितीयक क्रिया मतलब फैक्ट्री होता है, द्वितीयक क्रिया मतलब उद्योग होता है, द्वितीयक क्रिया मतलब दोबारा किसी चीज का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो चीज पहले से है उसको बदला जाता है, उसके रूप में परिवर्तन किया जाता है। ऐसी ही कुछ बातें इस पूरे वन शॉट में हम करेंगे। भागना नहीं है, कहीं मन को उधर उधर इधर उधर नहीं करना है, डेडिकेशन के साथ शानदार तरीके से आज के इस लेक्चर को समझना है और अच्छे नंबर इस बार बोर्ड में लाने हैं ताकि लर्न शेयर को खुशी हो, आपके माता पिता को खुशी हो। तो शुरू करें आज के इस मजेदार वन शॉट को और देखिएगा। हाँ, द्वितीयक व्यवसाय हम देखने वाले हैं। इससे पहले मेरे प्यारे गुलगुलों को यह पता होना चाहिए कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है। तो प्राथमिक व्यवसाय वे व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय कौन सा व्यवसाय है? तो यहाँ पे हम एक खाली स्लाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? खाली स्लाइड ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या बात है, ठीक है, ये ले लेते हैं जी, ठीक है, ये जी बिल्कुल। आगे बात समझ में, क्या देखने वाले हैं पहले हम? ठीक है, ये पीछे रह गए यहाँ से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से देखना है, ठीक है। खाली स्लाइड ले लिया हमने। प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया को हम साझा रूप में अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखने होती है प्राथमिक क्रिया क्या होती है, जिससे संबंधित पूरा हमारा एक चैप्टर था, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। प्राथमिक क्रिया, इन दोनों का डिस्कस हम करेंगे। दोनों चैप्टर मस्त होने वाले हैं, पिछला और ये। और आज हम जो देखेंगे वह है हमारी द्वितीयक यानी कि दूसरी क्रिया, द्वितीय क्रिया, ठीक है। इसको हम, क्रिया को हम सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर, सेक्टर। और इसे क्या कहते हैं? व्यवसाय। और इसे क्या कहते हैं? व्यवसाय, ठीक है, ठीक है, वही चीज इसमें लागू होगी। अब प्राथमिक क्रिया क्या है और द्वितीय क्रिया क्या है, ये जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो यहां से इसको हम अलग कर देते हैं, यहां से हम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ आएंगे आप, ठीक है। हाँ, प्राथमिक क्रिया क्या है? मानव ने सर्वप्रथम जो कार्य, मानव ने सर्वप्रथम जो कार्य शुरू किए वो सब प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया जो है वो एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया क्या है? एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया का मतलब होता है आर्थिक क्रिया।
आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि मानव पैसों के लिए, मानव पैसों के लिए जो कार्य करता है, मानव पैसों के लिए जो भी कार्य करता है उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। यानी मानव पैसा कमाने के लिए जो भी कार्य करेगा वो आर्थिक क्रिया होगी। उसके बाद वो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया होगी। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आर्थिक क्रिया होती क्या है। तो मानव पैसे के लिए जो भी काम करेगा वो सब आर्थिक क्रिया है। अब इसमें प्राथमिक क्रिया क्या है? तो परिभाषा आपको दिख रही है। मानव ने सर्वप्रथम जो कार्य शुरू किए वो प्राथमिक क्रिया है। तो मानव जैसे ही पैदा हुआ सबसे पहले उसने क्या शुरू किया? पेट भरना है उसको, भूख लगी है उसको, तो उसने आखेट शुरू किया। क्या शुरू किया? आखेट मतलब होता है शिकार। आखेट मतलब क्या होता है? शिकार। दोनों चैप्टर का सार है ये। पिछला चैप्टर और आज जो पढ़ने वाले हैं उसका पूरा निचोड़ है ये, ठीक है ना। आज लोग बाद में पूरे वंशकोट को देखते नहीं, भाग जाते हैं, इसलिए मैं ये सारणी लेकर आया हूं, ठीक है। तो आखेट करता था। आखेट करते करते, शिकार करते करते उसे लगा अगर सारे पशु को मैं मार दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सबका शिकार कर जाऊंगा। तो इनमें से कुछ को पाल लेता हूं मैं। तो उसने जो है पालना शुरू किया। तो पालना कहलाएगा पशुपालन। क्या कहलाएगा? पशुपालन। अब कुछ चीजें तो वो शिकार कर लेता। अब मछली को तीर तो नहीं मारा जा सकता समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, तो मछली को वो पकड़ता था। तो इसके साथ ही आ जाता है मछली पकड़ना। क्या आ जाता है? मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, ठीक है। और क्या करता था? पशुपालन करता था। तो पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता होती है, इसलिए उसने खेती शुरू की और खुद भी अनाज से जो है रोटी वगैरह खाने लगा। तो कृषि करना शुरू कर दिया उसने। क्या करना शुरू कर दिया? कृषि। जितने भी फल और फूल उसे दिखाई देते थे, फल और फूल, उनको इकट्ठा करता और खाने के काम में लेता। फल फूलों का संग्रहण यानी इकट्ठा, फल फूलों का संग्रहण करता, ये सब। दूसरा वो लकड़ी भी काटता था, तो लकड़ी काटना भी इसमें आ जाता है, लकड़ी काटना। तो ये सारे कार्य मानव किया करता था। धीरे धीरे जब मानव इस पृथ्वी पर आया तो धीरे धीरे ये सब काम वो करने लगा। आखेट करना, लकड़ी काटना, पशुपालन, मछली पकड़ना, कृषि करना, फल फूलों का इकट्ठा करना, ये छोटे छोटे काम जो मानव शुरू में धरती पर, पृथ्वी पर, इस धरातल पर आते ही करने लग गया, उन सबको हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। अब द्वितीय क्रिया क्या है? द्वितीय क्रिया का अर्थ होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊं, हमारी परिभाषा एक और है लेकिन ये आप समझ लो अच्छे से। यहां पे मानव ने, किसने? मानव ने पृथ्वी से प्राप्त, पृथ्वी से या प्रकृति से, पृथ्वी से या, इसको यहां से मिटा देते हैं अपन, आगे लिखा नहीं जाएगा यहां से, ठीक है। पृथ्वी या प्रकृति से, प्रकृति से प्राप्त वस्तु, प्राप्त वस्तु में कुछ बदलाव किए, कुछ बदलाव किए और उसके रूप को बदल दिया। मानव कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। क्या किया मानव ने? पृथ्वी से या प्रकृति से जो कुछ भी मिला उसके कुछ बदलाव उसमें किए और प्रकृति से प्राप्त वस्तु में कुछ बदलाव किए और उसका रूप परिवर्तित कर
दिया, उसका रूप क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब इसका रूप बदल गया। अब कैसे बदला, जैसे कि उसको गुलाब का फूल मिला, क्या मिला उसको, गुलाब का फूल, उससे उसने गुलकंद बना दिया। क्या बना दिया, गुलकंद। ढेर सारे एग्जाम्पल आगे लिखे हुए, मैं 2 ही एग्जाम्पल लूंगा। ये गेहूं मिला उसको, क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय से क्या प्राप्त हो रहा है, गेहूं प्राप्त हो रहा है। गेहूं से उसने क्या बना दिया, बिस्किट बना दिया। क्या बना दिया, बिस्किट। प्लास्टिक से उसने खिलौने बना दिए। तो मानव जो है ऐसी चीजें बनाता आया है और जो वस्तु उसके पास है उसके रूप में परिवर्तन करता आया है। अब आप बात को समझे, प्राथमिक व्यवसाय से जो चीज मिल रही है उसको ही बदला जाएगा, उसको हम द्वितीयक व्यवसाय के लिए कहेंगे। पहली बात तो ये होगी कि प्राथमिक वस्तु से, प्राथमिक क्रिया से जो भी वस्तु हमें मिली है उसके रूप को रूपांतरित हम कर देते हैं तो वो क्रिया कहलाएगी द्वितीयक व्यवसाय। बिना प्राथमिक व्यवसाय के द्वितीयक व्यवसाय कतई ही नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। बिना प्राथमिक व्यवसाय के द्वितीयक व्यवसाय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, जबकि द्वितीयक व्यवसाय सीधा सीधा उद्योग है। यह सीधा सीधा क्या है, उद्योग। उद्योग। और किसी भी चीज को जब बदला जाता है उसका दोबारा निर्माण कर दिया जाता है, कि जैसे गुलाब का फूल कृषि में खिला, उससे गुलकंद बना दिया तो द्वितीयक व्यवसाय हो गया। तो गुलाब के रूप को, गुलकंद जो पान जो लोग खाते हैं वो देखना एक लिक्विड डाला जाता है, उसको गुलकंद कहते हैं, जो आंखों के लिए काफी अच्छा होता है। गेहूं तो आप जानते ही, उसे बिस्किट बना रहे। तो गेहूं तो कृषि से मिला लेकिन उसके रूप को बदला गया और इसके लिए फैक्ट्री में जाना पड़ता है, चक्की आटे वाली, वहां जाना पड़ता है। तो विनिर्माण हुआ कि नहीं हुआ, किसी वस्तु का दोबारा निर्माण हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, किसी भी वस्तु का जब दोबारा निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं विनिर्माण। उसको क्या कहते हैं, विनिर्माण। दोबारा परिवर्तन किया जा रहा है उसमें। तो उद्योग, विनिर्माण या फैक्ट्री या मिल से संबंधित सारे कार्य, उद्योग, फैक्ट्री, मिल से संबंधित सारे कार्य या विनिर्माण से संबंधित सारे कार्य जो है वो किस में आ जाते हैं, द्वितीयक क्रिया में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, द्वितीयक क्रिया में। देयर आर एनी डाउट, यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक व्यवसाय यह और द्वितीयक यह है। इसका मतलब यहां हम उद्योगों को देखेंगे कि कौन कौन से उद्योग है। चमड़ा उद्योग कहां है, कांच उद्योग कहां है। रूप बदला जाएगा, वस्तु का क्या बदला जाएगा, रूप बदला जाएगा। तो ये सारणी आपके अगर समझ में आ जाती है तो इससे पिछला चैप्टर और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दोनों समझ में आ जाते हैं और इन दोनों से मिलकर बनेगा तीसरा चैप्टर। कौन सा बनेगा, तीसरा। और ये 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। क्या होने वाले, 15 नंबर पक्के। एग्जाम का टाइम है, फटाफट पढ़ लिया करो, दोस्तों को शेयर कर दिया करो। ठीक है, द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है वैसे तो हमने समझ लिया, लेकिन कुछ एग्जाम्पल और एक अच्छी परिभाषा में और लाया हूं। प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे पदार्थ से जहां परिवर्तन व परिमार्जन का काम होता है, इससे इसके मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है, उसे द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। अब आप कहेंगे वो चीज तो अलग थी, ये चीज अलग है। बिल्कुल भी अलग नहीं है। क्या कह रहा है ये, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चा पदार्थ। कच्चा पदार्थ हम मान लो यहां गेहूं को ले लेते हैं। गेहूं जब तक रोटी या बिस्किट नहीं बन जाते अपने आप में कच्चा है, तो ये प्राथमिक व्यवसाय है। तो ये कह रहा है प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त, प्राथमिक व्यवसाय से गेहूं मिल गया पदार्थ, जहां परिवर्तन, इसमें परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, इसका बिस्किट बनेगा। क्या बनेगा, इसका बिस्किट। अब कुछ लोग क्या, हम आटा बनाएंगे, आटा बना लो, रोटी बना लो। बिस्किट परिवर्तन कर दिया हमने इसमें क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब परिवर्तन इसलिए किया कि हम मुनाफा कमा सकें। क्या कमाने के लिए किया परिवर्तन हमने, मुनाफा कमा सके, अच्छा पैसा कमा सके। जितनी मेहनत यानी परिश्रम, जितनी मेहनत यानी परिश्रम हमने किया है उसका अर्जन हमें यानी कि लाभ। परिमार्जन का मतलब होता है जितना परिश्रम हमने किया है उसका अर्जन यानी कि लाभ हमें प्राप्त हो जाए। अर्जन मतलब प्राप्त हो जाए यानी कि हमें मुनाफा मिल जाए, इसलिए हम द्वितीयक व्यवसाय को करते हैं। द्वितीयक व्यवसाय क्या कह रहा है, द्वितीयक व्यवसाय कह रहा है कि मैं प्राथमिक व्यवसाय में परिवर्तन करके, परिश्रम करके अपना अर्जन निकालता हूं, अपना मुनाफा निकालता हूं, इसलिए मैं परिवर्तन और परिमार्जन हूं का काम होता है। इससे इसके मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब बताओ बिस्किट महंगा या गेहूं महंगे। अब 50 ग्राम गेहूं, 5-10 ग्राम गेहूं में एक बिस्किट का पैकेट पूरा बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है, उसके 5 रुपए या 10 रुपए मिलते हैं। क्या 5 ग्राम 10 ग्राम के इतने मिल रहे हैं, क्या इतने तो पूरे किलो गेहूं के ही नहीं मिलते, नहीं मिलते ना।
तो इस प्रकार से मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके मूल्य में क्या हुई, बढ़ोतरी हो जाती है, उसे ही हम द्वितीय व्यवसाय कहते हैं। अब सुनो मेरी बात को, जो चीजें प्राथमिक व्यवसाय से मिलती है उनके रूप में बदलाव कर दो, अपनी मेहनत यानी परिश्रम जोड़ दो, और मुनाफा कमाना है यानी अर्जन कमाना है, परिवर्तन करके परिमार्जन करना है, उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगी। या विनिर्माण हुआ है, दोबारा निर्माण हुआ है, रूपांतरित किया गया, रूप में अंतर लाया गया है, बिस्किट अलग दिखता है, गेहूं अलग दिखता है। ऐसे ही एग्जाम्पल और पढ़े हैं। प्लास्टिक प्राथमिक व्यवसाय है, इसमें परिवर्तन करो, इसके रूप में परिवर्तन करो, इसको परिवर्तन करो, इसको रूपांतरित करो, इसमें अपना परिश्रम जोड़ो, अपना अर्जन यानी मुनाफा कमाने के लिए, यानी इसमें परिमार्जन करो। ये कच्चा माल है प्लास्टिक, इससे रूपांतरित करके इसका पक्का माल बनाओ, और जब पक्का माल बनेंगे तो प्लास्टिक से बनेंगे खिलौने। क्या बनेंगे, खिलौने बनेंगे। प्लास्टिक से क्या बन जाएंगे भाई, खिलौने। ठीक है, लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, लकड़ी प्राथमिक व्यवसाय है, क्योंकि लकड़ी काटी जा रही थी। लकड़ी क्या की जा रही थी, लकड़ी को काटा जा रहा था। ये देखिए आप, लकड़ी काटना, ये रहा लकड़ी काटना, किस में आ रहा है, प्राथमिक व्यवसाय में। अब इसे लकड़ी से दरवाजे बना दो, द्वितीय कार्य हो गया, परिवर्तन कर दिया, रूपांतरित कर दिया, परिमार्जन हो गया। क्या हो गया, परिमार्जन हो गया, मूल्य बढ़ गया इसका। क्या बना दिए, फर्नीचर बना दिया, टेबल बना दी, कुर्सी बना दी, दरवाजे बना दिए, जो लकड़ी का आइटम चाहिए था वो बना दिया। इतना तो आसान है। कपास से कपड़े बनते हैं, कपास कृषि में आता है, प्राथमिक व्यवसाय। जब उसके रूप में बदलाव लाकर परिमार्जन करके परिवर्तन करके उसे कपड़े बना दिए जाते हैं, तब वो कपड़ा बनना यानी कि उद्योग हो गया, फैक्ट्री हो गया, विनिर्माण हो गया, मील में काम हो रहा है। गन्ने से आप चीनी बनाते हो, आपने 9 किलो गन्ना लिया और 12 किलो, आपने 1 क्विंटल गन्ना लिया और उससे 9 से 12 किलो चीनी बनती है। 1 किलो गन्ना से कितनी चीनी बनती है, 9 से 12 किलो। तो आपने गन्ना लिया मतलब कृषि है, प्राथमिक व्यवसाय, उसे चीनी बना दिया या गुड़ बना दिया, ठीक है ना, शरबत बना दो आप, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, द्वितीय व्यवसाय। तो आपके ये तो समझ में आ गया है कि प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय में अंतर क्या है और दोनों का अर्थ क्या है। आगे देखिए, विनिर्माण होता क्या है, सब जानते हैं। विनिर्माण, वी मतलब दोबारा। क्या दोबारा, आगे लिखा हुआ है निर्माण, किसी भी वस्तु का दोबारा निर्माण कर रहे थे हम, उसी को तो विनिर्माण कह रहे हैं। इसको क्या कह सकते हैं, इसको उद्योग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको उद्योग कह सकते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं, इसको फैक्ट्री कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, फैक्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, वस्तु का उत्पादन, किसका उत्पादन, वस्तु का उत्पादन। वस्तु जो है उसका उत्पादन होता है, इसमें जो वस्तु पहले से है उसका और ज्यादा उत्पादन कर दिया जाता है। मूल वस्तु में बदलाव ही कर देते हैं हम। गन्ना था, चीनी बना दी, प्लास्टिक थी, खिलौने बना दिए, लकड़ी थी, फर्नीचर बना दिए, गुलाब के फूल थे, गुलकंद बना दिए, बनाए कि नहीं बनाए, गेहूं थे, बिस्किट रोटी बना दिया, उसके रूप को बदल दिया हमने, इसीलिए लिखा है मूल वस्तु में बदलाव कर दिया हमने। पुनः निर्माण कर दिया जाता है उसका, दोबारा से कुछ ना कुछ उससे बनाया जा सकता है। विनिर्माण उद्योग यांत्रिक भी होते हैं और रासायनिक क्रिया से उत्पाद का उत्पादन के अंदर है। यानी विनिर्माण उद्योग होता क्या है, सीधी सी बात है, या तो किसी केमिकल्स के माध्यम से या किसी भौतिक क्रिया से कैसे न कैसे वो क्रिया करके उस वस्तु का उत्पाद जो है उसके उत्पादन को बढ़ा देते हैं। जितने लोग गेहूं लाने दुकान पे नहीं जाते हैं उससे ज्यादा बिस्किट लाने जाते हैं। जितने लोग जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाते उससे ज्यादा लकड़ी के दरवाजे बनवाने जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? जितने लोग प्लास्टिक जहां निकलती है वहां लेने नहीं जाते उससे ज्यादा लोग दुकान पर खिलौने लेने जाते हैं। तो बताओ उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई ना, बिल्कुल हुई। ठीक है, अब कोई क्या मैं तो बिस्कुट खाता ही नहीं, मैं तो दुकान पर जाता ही नहीं, मैं तो बिस्किट लाता ही नहीं, तो वो अलग बात है। ठीक है, आगे देखिए, कौशल विशिष्टीकरण, इससे व्यक्ति का कौशल भी बढ़ता है और उत्पादन की विधियों को भी डेवलप किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, शिल्प तरीके से यानी खिलौने बनाने के तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है। कारखाना जो होता है उसमें थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेश अनुसार बनाया जाता है। इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े उद्योगों से भी है। मतलब फैक्ट्री में जो काम होता है वो कैसे होता है? फैक्ट्री का जो काम होता है वो जितनी डिमांड होती है, डिमांड मतलब जैसे मांग, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक दुकान है, क्या है ये? दुकान है,
ठीक है, यहाँ भी एक दुकान 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 है, यहाँ भी दुकान है, यहाँ भी दुकान है। ठीक है, सारी दुकानें हैं और यहाँ पे एक विनिर्माण उद्योग है। यहाँ पे क्या है? उद्योग। यहाँ पे उद्योग है। अब यहाँ पे देखा गया कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे जो है पान खाने वाले लोग बहुत आ गए, या फिर हम कहेंगे कि छोटे बच्चे वाली फैमिलियां यहाँ इस दुकानों के आसपास यहाँ घर है। ये क्या है? घर। ये सारे क्या है? घर है। सर हम समझ गए, इतने घर क्यों बना रहे हो? ये घर है सारे। क्या है? घर। ये सारे घर है। अब इस घरों के लोगों में बच्चे बहुत हैं, तो ये सारे घरों के लोग यहाँ इस दुकान पे आएंगे, ये इस दुकान पे आएंगे, ये इस दुकान पे आएंगे, ये वाले इस पे आएंगे, ये वाले इस पे गए, ये वाले इस पे गए, ये वाले इस पे गए, ये वाले इस पे गए। ये इन दुकानों पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दुकान पे जाके क्या मांगेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, उनको बिस्किट चाहिए। क्या चाहिए उनको? बिस्किट चाहिए। छोटा बच्चा रोते रोते कहता है मेरे को बिस्किट चाहिए। क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए इस बच्चे को। अब दुकान वाले के पास बड़ी है डिमांड, यानी मांग बड़ी है। क्या बड़ी है? मांग बड़ी है। मांग बढ़ते ही दुकान ऑर्डर करेगा किसको? उद्योग को। दुकान किसको ऑर्डर करेगा? उद्योग को। किसको ऑर्डर करेगा? उद्योग जो है तुरंत बनाना शुरू कर देगा। तो मांग बढ़ी तो उत्पादन बढ़ा, मांग बढ़ी तो उत्पादन बढ़ा। जब ऑर्डर आया जब उद्योग ने काम करना शुरू किया, नहीं तो बिस्किट हो जाते हैं खराब पड़े पड़े। इसलिए ये लिखा गया है अधिक उत्पादन का संबंध है, इसकी लागत अधिक आती है, इसलिए जितनी मांग होती है उतना ही उत्पादन किया जाता है। यह कौशल का विशिष्टीकरण है, अपने टैलेंट को विशिष्ट तरीके से काम में लेना कहलाता है। ठीक है, उद्योगों का निर्माण और विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाथ से बनाना, फिर इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ तो है हाथ से बनाना, क्योंकि पहले के लोग किससे बनाते थे? हाथ से ही बनाया करते थे हर चीज को। लेकिन अब आ गई है मशीनें। अब क्या आ गई है? मशीनें। इसलिए इसमें यंत्रों से कार्य करना भी सम्मिलित किया जाता है। किससे? यंत्रों से। ये एक परम आवश्यक प्रक्रिया है, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। बिना उद्योग के कुछ हो सकता है क्या? मैं कहूं मैं तो उद्योग में उद्योग ही नहीं बनाऊं, मतलब फैक्ट्री नहीं बनाऊं, और जो है गन्ने से, किससे? गन्ना जो है उससे चीनी बना दूंगा। कैसे बना देगा? तेरे पास मशीन नहीं है, कुछ और नहीं है। एक क्विंटल गन्ना ला के रख लिया, 9 से 12 किलो चीनी बन रही है। 4-5 दिन तक व्यवस्थाओं में टाइम लग रहा है। एक एक गन्ने को निचोड़ के चीनी बना रहा है। मशीन है नहीं, गन्ना आधा तो सूख ही जाएगा। 4 किलो चीनी नहीं बनेगी, 1 क्विंटल में बनेगी क्या? इसलिए पहले उद्योग के लिए क्या होनी चाहिए? उद्योग प्रक्रिया जो है वो परम आवश्यक प्रक्रिया है, यानी बहुत आवश्यक है। इसके बगैर चीनी बन ही नहीं पाएगी। बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए उच्च मूल्य के माल में तैयार परिवर्तित कर दिया जाता है। कच्चा माल कौन है यहाँ पे? गन्ना। कच्चा माल कौन है यहाँ पे? प्लास्टिक। कच्चा माल कौन है यहाँ पे? गेहूं। कच्चा माल कौन है यहाँ पे? गुलाब। पक्का माल क्या हो गया? गुलाब का गुलकंद। प्लास्टिक का क्या हो गया? खिलौना। तो कच्चा माल जो था उसको स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए उसको तैयार किया जाता है, फिर उचित मूल्य में बेचा जाता है। गाय का घी जब बनाया जाता है घर के अंदर तो सस्ता होता है, 800-900 रुपये जो है किलो। लेकिन एक छोटे छोटे डिब्बे में पैक करके उसके ऊपर अच्छा सा लेबल लगा के किसी फैक्ट्री के द्वारा या किसी विनिर्माण उद्योग के द्वारा जब मार्केट में उसे उतारा जाता है तो उस परिवर्तन और परिमार्जन में इतना मूल्य ऐड कर दिया जाता है कि 100 ग्राम के भी वो 200 रुपये ले लेते हैं, तो 2000 रुपये क्विंटल हो गया। कितना हो गया? 100 ग्राम के भी वो 200 रुपये ले लेते हैं, तो 2000 क्विंटल हो गया। किससे? एक लेबल लगने से, एक डिब्बे में पैक करने से, थोड़ा उसमें चेंज करने से वो अच्छा परिमार्जन कमाते हैं। तो बताओ विनिर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं? विनिर्माण क्या होता है और विनिर्माण की क्या विशेषता है। विशिष्टीकरण को हमने समझा। उसके बाद हम देख रहे हैं उद्योगों का विनिर्माण कैसे होता है, विनिर्माण क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या है, हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में देखा जा सकता है। विनिर्माण ही उद्योग है और उद्योग ही विनिर्माण है। समझ गए? डोगी ही डोगी ठीक है ना, आप इसको ऐसे ही समझ लो। उद्योग ही विनिर्माण है और विनिर्माण ही उद्योग है। इसी को हम फैक्ट्री कहते हैं और इसी को हम मिल कहते हैं। नाम बात वो की वही है, ये दोनों पर्यायवाची के उद्योग को ही हम विनिर्माण कहते हैं।
अब तो समझ गए सर, हम समझ गए क्या? पक्का समझ गए? ठीक है। जब कोई इस्पात उद्योग और रासायनिक उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने और कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। जैसे मैं कहता हूं कारखाने में काम करते हैं मेरे दोस्त, जैसे मैं कहता हूं आप में से जो नहीं पढ़ेगा अच्छे से वो कारखाने में काम करेगा, फिर आपके माइंड में तो यार कारखाना तो बहुत बड़ा होता है, उसमें तो पता नहीं क्या क्या बनता है, वहाँ तो लोहे की बड़ी बड़ी सरिया जो होती है वो उठानी पड़ती है। नहीं नहीं भगवान, मैं तो पढ़ लूंगा, मैं कारखाने में नहीं जाऊंगा। कारखाने की एक इमेज बनी ना, तो फैक्ट्री कहूँ, मील कहूँ, या फिर विनिर्माण कहूँ, या उद्योग कहूँ, या कारखाना कहूँ, सब में होता तो बदलाव ही है ना, वस्तु में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? तो उद्योग, विनिर्माण, फैक्ट्री, मील जो होती है वो वस्तु में परिमार्जन कमाने के लिए, परिश्रम करके अर्जन कमाने के लिए उसमें परिवर्तन कर देती है, उसमें बदलाव कर देती है, उसमें चेंज ला देती है। अब पक्का समझ में आ जाना चाहिए जब कोई ये पढ़ लिया हमने। लेकिन कई गौण क्रियाएं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती है, जैसे कि पर्यटन उद्योग और मनोरंजन उद्योग। अब इसको उद्योग में क्यों रखा गया? पहले पर्यटन उद्योग में नहीं था। पर्यटन का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात, पर्यटन का मतलब होता है कोई भी कहीं घूमने जाता है तो वहां से पानी की बोतल खरीदेगा, वहां रहने के लिए जो है होटल लेगा, वहां की अच्छी चीज उसे लगेगी, उसे वो परचेज करेगा, तो उससे भी तो पैसा आता है। तो उसको भी हमने क्या बना दिया? उद्योग बना दिया। उसमें किसी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा है, फिर भी उसको उद्योग माना गया है, क्योंकि उद्योगों से आता है पैसा। इसलिए पैसे आने की वजह से पर्यटन और मनोरंजन के खिलौने वगैरह जो होते हैं, इन दोनों चीजों को भी हम उद्योग में जोड़ देते हैं। पहले मैं खुद शॉक्ड हो गया जब पर्यटन को जोड़ा गया, मैंने कहा इसे कैसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन बाद में देखा कि इससे पैसा आता है, इसलिए इसको भी उद्योग कह देते हैं। इसमें कोई चीज बनती नहीं है, वो तो पहले ही बन चुकी है फैक्ट्री में। पर्यटक नहीं बनाए फैक्ट्री में, जो बोतल वो खरीद रहा है पानी की वो बन के आई है, जो चीज खिलौना वो खरीद रहा है मनोरंजन के लिए वो सब बन के आए हैं, लेकिन इसमें निर्माण नहीं होता है, फिर भी इसको हम उद्योग कहते हैं। कुछ चीजें अपवाद हुआ करती है। क्या हुआ करती है? तो पर्यटन उद्योग और मनोरंजन उद्योग इसमें आते हैं। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, लोगों को समझ में आ जाए कि इससे भी पैसा आता है। अगर मैं कह दूं पर्यटन उद्योग है तो दिमाग में आ जाता है कि इससे पैसा आता है। इससे क्या आता है? पैसा। आगे देखिए, विनिर्माण की विशेषताएं क्या है? विनिर्माण में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? अब आप जहां दरवाजे बनते हैं, जहां खिड़कियां बनती है, जहां फर्नीचर बनता है, वहां आप देखेंगे कि फर्नीचर की सही से स्थिति को लाने के लिए या सही मेंशन करने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन का प्रयोग होता है। जहां चीनी बनती है वहां भी एक मशीन लगी रहती है। तो जितने भी कारखाने, फैक्ट्री, विनिर्माण या उद्योग या मिल होते हैं उसमें यंत्रों का प्रयोग होता है। तो विनिर्माण की विशेषता है कि इसमें यंत्रीकरण चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मुश्किलें हो जाती है। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मशीनों का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग होता है जो ऑटोमेटिक चलती है। स्वचालित कारखानों का भी विकास हो गया। कारखाना ऐसे नहीं कि 8 बज के खुद ही चल गया, लेकिन वहां एक जना बैठा रहता है, वो चालू कर देता है, सब सिस्टम उसमें चलता रहता है। तो इतना डेवलप हो गया इंडिया। प्रौद्योगिकी नवाचार, पहले हमने देखा यंत्रीकरण। पहले हमने क्या देखा? यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब होता है मशीनें काम में ले रहे हैं। अब मशीनें तो हम काम में ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में वर्तमान समय में नई टेक्नोलॉजी आई है। क्या आई है? टेक्नोलॉजी। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी का मतलब है नई नई तकनीकी आ रही है। क्या आ रही है? नई नई तकनीकी आ रही है। इस नई तकनीकी का हम जब फायदा उठाते हैं, क्या उठाते हैं? फायदा उठाते हैं और रिसर्च करते हैं, फिर इसका विकास कैसे करें, ऐसे हम माध्यम ढूंढते हैं। नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो तकनीकी है, जैसे कि ये बहुत बड़ी जेसीबी टाइप एलएनटी बोलते हैं इसको, ये कुछ पत्थरों को उठा रही है, तो ये तकनीकी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास हुआ है। अब हम क्या करेंगे? ऐसे शोध और करेंगे और विकास करेंगे विनिर्माण का, तभी विनिर्माण में गुणवत्ता आएगी। तभी विनिर्माण में क्या आएगी? गुणवत्ता आएगी। बहुत आसान है। पहले हम शोध करेंगे, फिर ऐसी विकासमान युक्तियों का मतलब है अवसर, ऐसे विकास करने वाले अवसरों को और ढूंढेंगे, खोज करेंगे। यहाँ पे शोध मतलब खोज करेंगे, यहाँ पे अन्वेषण करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? अन्वेषण करेंगे यहाँ पे,
खोज और अन्वेषण करके ऐसे विकासमान अवसर हम ढूंढेंगे जिससे विनिर्माण यानी उद्योग में, विनिर्माण यानी उद्योग की क्वालिटी में यानी गुणवत्ता में और इंप्रूवमेंट यानी कि सुधार लाया जा सकते। ये तीनों शब्दों को आप समझो। अच्छी तकनीकी का प्रयोग करके हम खोज करेंगे उनकी और ऐसे विकास के अवसर लाएंगे जिससे उद्योगों को और अच्छा सुधार मिल सके। तीनों शब्दों को समझ में आ जाना चाहिए। तीनों शब्दों का खेल है यहाँ पे। पहले शोध करेंगे मतलब खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे और ढूंढेंगे। जब ढूंढ लेंगे तो उसमें और अवसर हमें मिल जाएंगे, तब हम उद्योग में अच्छा सुधार कर पाएंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए हम अच्छे अच्छे माध्यम ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्त्रीकरण यानी कि इसका मतलब क्या है, जो उद्योग है, क्या है भाई, उद्योग है, इस उद्योग की प्राथमिक आवश्यकता है यंत्रीकरण। आज की प्राथमिक आवश्यकता क्या है इसकी, यंत्रीकरण। आज की प्राथमिक आवश्यकता क्या है इसकी, यंत्रीकरण। और इसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, और इसको प्रौद्योगिकी विकास चाहिए। क्या चाहिए, प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी विकास। यंत्रीकरण चाहिए इसको, प्रौद्योगिकी विकास चाहिए। लेकिन इन दोनों माध्यमों के अलावा एक अच्छा श्रमिक टीम जो होती है, किसकी, श्रमिकों की जो टीम होती है, श्रमिकों, अच्छी श्रम यानी मेहनत करने वाले लोग, अच्छी पानी की आवश्यकता यानी जलापूर्ति, इसको हम क्या कहेंगे, जल की आपूर्ति, जलापूर्ति। और हम क्या कहेंगे, एक अच्छी भूमि चाहिए, भूखंड, जमीन का टुकड़ा, ठीक है ना। तो जो भौगोलिक दशाएं इसको चाहिए होती है वो संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण कहलाता है। बात आगे समझ में, यानी कि यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी के अलावा वो जमीन पर कहाँ है, जैसे हमें गन्ना की फैक्ट्री लगाई है, गन्ने से हम बनाएंगे यहाँ पे चीनी, क्या बनाएंगे, चीनी। तो ये गन्ना का जो खेत होते हैं जितने भी, ये इस फैक्ट्री के पास होने चाहिए, नहीं तो गन्ना यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और फैक्ट्री 100 किलोमीटर गन्ने से दूर है, तो गन्ना जब तक पहुंचेगा तब तक गन्ने का जो अंदर का जूस होता है, रस होता है, वो सूख जाएगा। तो क्या ही चीनी बनाएंगे, क्योंकि 1 क्विंटल गन्ने से 9 से 12 केजी चीनी बनती है। क्या बनती है, तो ये संगठनात्मक ढांचा जो होता है इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहां से उद्योग को पानी मिलेगा। उद्योग जहां लगा रहे हैं वह परिवहन आसानी से आ सकता है या नहीं आ सकता, वहां परिवहन आसानी से आ सकता है कि नहीं आ सकता। किसी से कुछ सामान मंगवाना है तो वहां अपने मोबाइल का नेटवर्क काम करता है कि नहीं करता है, वहां परिवहन कैसा है, वहां संचार कैसा है, आदि चीजों को रखा जाता है ध्यान में। आधुनिक निर्माण की विशेषताएं, आज उद्योग कैसे चल रहे हैं, आज उद्योग बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र बन गया, बड़ी बड़ी मशीनें, उद्योग में काम करना अब आसान नहीं है। पहले अनपढ़ आदमी जाता और काम कर लेता, अब पहले मशीन को समझना पड़ता है। 1 साल में तो आदमी सीखता है, अच्छा ये मशीन ऐसे चलेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले गुरुजी भी क्या करते थे, जिससे सब्जेक्ट का नॉलेज होता था वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल में जाके डायरेक्ट चौक उठाए और पढ़ाने लग जाते। आज क्या होता है, ऑनलाइन जमाना ज्यादा है, तो मार्कर के माध्यम से, इस डिजिटल माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से, उस पीसी के माध्यम से टीचर को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से फैक्ट्रियों में जो काम होता है वहां भी पहले मशीनों का नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे जो है चीनी बनाना आता है और मैं जाके खड़ा हो गया, पहले मुझे उस फैक्ट्री की मशीनों का पता होना चाहिए, ठीक है। आधे लोग सोच रहे हो अच्छा मैं पहले सीख ही लेता हूँ, पहले पढ़ लो, पहले क्या कर लो, पढ़ लो, IAS वाईएएस बन जाओ, देश का नाम रोशन करोगे, ठीक है। अत्यधिक विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना अब संभव हो गया। इसका मतलब क्या है, अब मेहनत का डिवाइडेशन हो गया कि जिसको मशीन चलाना आता है वो ऑपरेटर कहलाएगा, जिसको चलाना नहीं आता है वो हेल्पर रहेगा, वो सपोर्ट करता रहेगा। श्रम का यानी मेहनत का डिवाइडेशन हो गया। कम समय में ज्यादा उत्पादन हो जाता है, कम समय में। जहां घंटों लग जाया करते थे किसी चीज को बनाने में, वहां थोड़ा सा समय लगता है। पहले जब किसी शादी समारोह में जाया करते थे, आज से काफी समय पहले, लगभग 50-60 साल पहले, 40 साल मान लो आप, तो वहां जब खाना खाते थे, आज भी कई जगह चलता है, तो पत्तों की जो प्लादन होती है, जो प्लेट होती है, वो पत्तों से बनी रहती थी। पीपल के पत्ते ऐसे कुछ होते हैं वो, तो उनसे बनी रहती थी।
उनके ऊपर खाना खाया जाता था। आज भी बड़े जो आश्रम चलते हैं उनमें उसी पे चलता है, शुभ माना जाता है आज तो, लेकिन पहले मजबूरी थी लोगों की, ठीक है, तो उस पे खाया जाता था। फिर प्लास्टिक नुमा आजकल जो आपको प्लेटें दिखती है वो मशीनें से फटाफट बन जाती है, 1 मिनट के अंदर हजारों बन जाती है। और पहले वो पत्ते वाली भी बना बना के बैठे बैठे लोग बनाते थे और उनमें बहुत मेहनत लगती थी। तो आज क्या आ गया, इसमें उत्पादन ज्यादा बढ़ गया, समय जो है वो कम लग रहा है और उत्पादन ज्यादा, लेकिन लागत पहले से बढ़ गई है, लागत भी पहले से बढ़ी है। यहां तो लिखा है अल्प लागत, लेकिन इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। अधिक पूंजी, देखो यहां अल्प लागत है और यहां अधिक पूंजी, तो पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। बड़े बड़े संगठन जो है वो उद्योग चला रहे हैं, प्रशासकीय अधिकारी भी होते हैं, एक वर्ग होता है इसमें, एक प्राथमिक उपचार वाला वर्ग होता है, डॉक्टरों की टीम होती है, बड़ी फैक्ट्री होती है तो डॉक्टरों की टीम रहेगी, 2-4 अधिकारी रहेंगे उसी के बनाए हुए फैक्ट्री वाले के, जो ध्यान रखते रहेंगे कौन क्या कर रहा है, जल्दी से खड़ा हो जा, काम कर फटाफट से, वो प्रशासनिक वर्ग हो गया। क्या हो गया? प्रशासनिक वर्ग, ठीक है। अनियमित भौगोलिक वितरण, विश्व के कुल स्थलीय भाग के अमेरिका की मक्का पेटी, ठीक है, 10% से कम क्षेत्र पर, विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम क्षेत्र पर क्या है? उद्योग है। विश्व का 10% जो है उससे भी कम क्षेत्र पर क्या है? उद्योग देखने को मिलते हैं। यानी 100% अगर विश्व है पूरा 100 बीघा में, मान लो 100 किलोमीटर में पूरा विश्व है, काल्पनिक आंकड़ा, तो 10 किलोमीटर में उद्योग हो गए, 90 किलोमीटर में नहीं है। तो उद्योग बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? जैसे अमेरिका की मक्का पेटी कुछ ही क्षेत्र में फैली हुई है इस प्रकार से, ठीक है ना, तांबा वगैरह आदि चीजें निकला करती है, तो अमेरिका की मक्का पेटी कुछ ही क्षेत्र में, बाकी अमेरिका में है ही नहीं। 2.5 किलोमीटर क्षेत्र, 4 बड़े फार्म, 1/10 से समृद्ध, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसको जो है हम अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं, इसको यहां से यहां तक नहीं लेना है, ठीक है। बाजार तक अभिगम्यता, सबसे प्रमुख कारक यही है। जैसे कि हम बार बार, जैसे कि मान लो प्लास्टिक लाए, हम क्या लाए? प्लास्टिक, प्लास्टिक लेके आ गए, प्लास्टिक से फैक्ट्री में लाए प्लास्टिक को और खिलौने बना दिए, खिलौना बना दिया, ढेर सारे खिलौने बना दिए। मतलब अब इस खिलौने को ले जाना है बाजार में, क्यों? क्योंकि बेचने के लिए बाजार में जाएगा ना, क्योंकि बाजार तक पहुंचाना है। लेकिन बाजार तक खिलौना जब पहुंचेगा तो यहां किस किस की जरूरत होगी? परिवहन की जरूरत होगी। सबसे पहले ऑटो वगैरह, ट्रक वगैरह, टेम्पो वगैरह में चाहिए होता है। फिर जिसके पास जाएगा उसको कॉल करेंगे, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब पता चला कि ये जो है घाटी में है, ना तो यहाँ परिवहन जा सकता ना संचार जा सकता, आगे दिक्कत। तो इस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या होगा? जब उद्योग लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? जब उद्योग का निर्माण किया जाता है तब हम भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, जिसको हम अभी पढ़ के आ रहे थे पहले एक खाली स्लाइड में, वो चीजें स्थिरीकरण इसमें देखी जाती हैं। तो अभिगम्यता का मतलब होता है पहुंच। अभिगम्यता का मतलब क्या होता है? पहुंच। कहां तक पहुंच? कहां तक पहुंचोगे बताओ? कहां तक पहुंचना है? अभिगम्यता का अर्थ होता है पहुंच, और पहुंच जो है वो बाजार तक होनी चाहिए खिलौनों की। यहां आप गन्ना लेके आ रहे हो, चीनी बना रहे हो तो भी बाजार तक जाएगी। अगर आप लकड़ी का उद्योग लगा रहे हो, खिलौने बना रहे हो, लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हो, तो भी बाजार तक अभिगम्यता यानी पहुंच को देखना पड़ेगा। क्योंकि माल आएगा फिर माल बाजार जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहां के निवासियों को देना है। वस्तु की मांग होगी तभी तो वो खरीदेंगे। करिए शक्ति मतलब खरीदेंगे। पहले माल आपके पास आया, फिर आपने तैयार किया है माल को, तो बाजार में जाएगा। बाजार में जो निवासी है आसपास के, वो उसे खरीदने आएंगे, क्योंकि उन्हें मांग हुई है यहां से, तभी तो आपने माल को तैयार किया है। यहां से वस्तु की डिमांड हुई है, तभी तो आपने जो है इस कंस्ट्रक्शन के कार्य को या इस फैक्ट्री के काम को शुरू किया है, और तभी वो खरीदेंगे। व्यक्ति को कुछ खरीदना है मतलब कार्य करना है, उसको खरीदना है, तब वो मांग करेगा। मांग करेगा तो निवासी आएगा और बाजार में आएगा। बाजार माल के लिए ऑर्डर देगा तो माल आएगा। ये एक सीक्वेंस है जो चलता रहता है। समझ में आ गई बात? आगे देखिए, कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चा माल जो होता है सस्ता होता है, सरल होता है और परिवहन आसानी से हो जाता है, अच्छे स्तर पर उपलब्ध हो जाता है। कच्चा माल तो गया खेत में और बड़ा टेम्पू, चलो काम कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? तो कच्चे माल को लाना काफी सिंपल है, सस्ता, सरल और परिवहन है, आदि स्तर पर इसको किया जाता है। श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति का मतलब होता है कि मेहनत करने वाले मजदूर अच्छे चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल अच्छे चाहिए होते हैं मेहनत करने वाले मजदूर। तो कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किसमें? इस द्वितीयक व्यवसाय में। कुशल श्रमिक का मतलब होता है अच्छे मजदूर, अच्छे मजदूर
किसकी जरूरत होती है? अच्छे मजदूर की। शक्ति के साधन, शक्ति के साधन का मतलब होता है ऊर्जा क्षेत्रों में समीप उद्योग। शक्ति के साधन से मतलब है कि ऐसी पावर वाली चीजें होनी चाहिए उनके पास, तो ऊर्जा क्षेत्रों के समीप होने चाहिए। ऊर्जा क्षेत्रों से मतलब है जैसे कि एक चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग, साहब ये चीनी उद्योग लगा दिया, ठीक है। एक लोहा उद्योग लगा दिया यहां पे, लोहा उद्योग। अब आप इस बात को समझेंगे अभी थोड़ी देर में। ये तो लगाया लोहा उद्योग और ये लगाया है चीनी उद्योग। अब इन दोनों को ही जो है बिजली की आपूर्ति चाहिए, भट्टियां चलती हैं यहाँ पे तो कोयला चाहिए। अब कोयला और बिजली इन दोनों को चाहिए, क्या चाहिए? इसको कोयला चाहिए, कोयले के साथ इसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो ऊर्जा, कोयला क्या है अपने आप में? ऊर्जा। तो दोनों को ऊर्जा कौन देगा? कोयला। दोनों को ऊर्जा कौन देगा? कोयला ही देगा ना। तो दोनों को ऊर्जा अगर कोयला दे रहा है तो कोयला ऊर्जा संसाधनों के पास जो है, ऊर्जा क्षेत्रों के पास आपको फैक्ट्री या उद्योग लगाना है, तभी शक्ति के साधन यानी ये पावर का साधन है, इसे हम शक्ति का साधन कह रहे हैं। शक्ति का साधन, इससे ही सब कुछ चलेगा, इससे ही सब कुछ चलेगा। आ गया समझ में? आगे देखिए, परिवहन व संचार अभिगम्यता। परिवहन व संचार अभिगम्यता यानी परिवहन होना चाहिए और संचार होना चाहिए। सामग्री को बाजार तक पहुंचाना है और सूचना का आदान प्रदान करना है। देखो परिवहन क्या करता है? परिवहन, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? परिवहन को देख रहे हैं। परिवहन क्या करता है? परिवहन दो काम करता है। सबसे पहले ये वाला समझा रहा हूं मैं आपको। परिवहन क्या करता है? वस्तु को लाता है और तैयार होने के बाद ले जाता है। अगर परिवहन ही नहीं है तो क्या सही हो पाएगा उद्योग का काम? नहीं हो पाएगा। दूसरा, संचार क्या करता है? संचार सूचना पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? सूचना पहुंचाने का माध्यम ही तो संचार है। तो इसकी जरूरत होती है, तभी तो माल जो है यहां से लाया ले जाया जाता है और फिर यहां से बाजार में जाएगा। कहां से जाएगा? बाजार में माल को जब भेजा जाएगा तो इन चीजों की जरूरत होती है, परिवहन और संचार की। किसकी जरूरत होती है? परिवहन और संचार की। ठीक है। सरकारी नीति यानी कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे नियम बनाए जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिले। किसको बढ़ावा मिले? उद्योगों को बढ़ावा मिले। तो सरकारी नीतियां हमेशा अच्छी होनी चाहिए ताकि उद्योग अच्छे से डेवलप हो पाए। सरकारी नीतियां हमेशा अच्छी होनी चाहिए ताकि उद्योग अच्छे से डेवलप हो पाए। विशिष्ट उद्योग की स्थापना होगी। किसकी होगी? विशिष्ट उद्योग की। अब एक चीज होती है स्वच्छंद उद्योग। क्या होते हैं? स्वच्छंद उद्योग, जो आजादी से विचरण करते हैं, उन पे सरकार की कोई रोक टोक नहीं होती। जब इच्छा होती है तब माल बनाते हैं, जब मूड नहीं है, स्वामणी में जाना है, आज शादी में जाना है, तो शटर लगा देते हैं दुकान के, उद्योग के। ठीक है ना। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल की जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र है। कोई चीज की कमी है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज ज्यादा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि आज अहमदाबाद से, कहां से? अहमदाबाद से ये कपड़ा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कपड़ा बनाने के लिए कपास खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? कपास। अहमदाबाद ने इनको मना कर दिया तो कल ये सूरत से खरीद सकते हैं। सूरत ने मना कर दिया तो कल ये नीमच से खरीद सकते हैं। नीमच ने मना कर दिया तो आने वाले समय में ये भीलवाड़ा से खरीद सकते हैं। कहां से खरीद सकते हैं? भीलवाड़ा से। इनको जहां ठीक लगे ये कपड़ा बनाने के लिए अपनी वस्तु को खरीद सकते हैं। ये पाबंद नहीं है, इनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता। बड़े उद्योगों का एग्रीमेंट होता है। तो ये स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। आप समझ गए? स्वच्छंद, जो अपनी इच्छा से काम करते हैं। जहां से माल लेना है वहां से माल लेते हैं, जहां माल बेचना है वहां भी आजाद है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता। जिसको बेचना है, जो अच्छा पैसा देगा उसको बेच देंगे। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। उत्पादन होगा ही बहुत कम मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि दादागिरी कर रहे हैं ये। तो क्या कर रहे हैं? दादागिरी कर रहे हैं। अपनी इच्छा होती है वहां से ले आते हैं। जिसका मन नहीं हुआ, कोई कहे नहीं साहब 100 रुपए कम करो, नहीं करूंगा, भाग यहां से। ये स्वच्छंद है। क्या है? आजाद है। तो इनका उत्पादन कम होगा कि नहीं होगा? एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है इनमें, तो श्रमिक यानी मजदूर क्या करेंगे यहाँ पे? भाई छोटी सी बात है, मैंने एक उद्योग लगाया ये मार्कर बेचने का। अब कोई भी मेरे पास मार्कर खरीदने आता है, मार्कर यहीं बन रहे हैं, कोई आता है कि साहब कितने का दिया? मैं कहता हूँ 100 रुपये का। वो कहता 80 रुपये दे दो। मैंने कहा भाग यहाँ से, नहीं दूंगा 80 रुपये में। अब वो दोबारा आएगा क्या? नहीं आएगा ना।
तो माल कम बनाएंगे तो माल का उत्पादन कम होगा, दूसरा लागत भी नहीं होगी ज्यादा, ठीक है ना, किराया लगेगा इसका, बस उत्पादन कम होता है। और अब ज्यादा मजदूरों को क्या करूंगा रख के, क्योंकि मैं तो खुद आजाद हूं तो मजदूर आजाद होकर भाग जाएंगे, ठीक है। स्वच्छंद उद्योग, सामान्यतः उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते, जब उत्पादन ही कम हो रहा है, श्रमिक ही कम है, तो प्रदूषण का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो स्वच्छंद तो आपको यूं चुटकियों में आना चाहिए। स्वच्छंद उद्योग क्या है पूछा जाएगा मतलब पूछा ही जाएगा। मेरे गुलगुले सही करके आएंगे। क्या लिखेंगे स्वच्छंद उद्योग में? यह वह उद्योग है जो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, जहां से इनको माल मिलता है वहां से ले लेते हैं और जिसको बेचना है बेच देते हैं। इनमें उत्पादन कम होता है, इनमें श्रमिक भी कम होता है, इसलिए प्रदूषण भी कम फैलाते हैं। इतनी छोटी सी बात है, लिखो स्वच्छंद उद्योग क्या होता है कमेंट बॉक्स में। और यहां तक वीडियो किसने देखा पक्का लिखे, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं, बहुत सारणी आसानी से आपको दिखाई दे रही है जो आपकी बुक में भी है। तो ये जो सारणियां आपको दिखाई दे रही हैं ये आपके बुक में भी है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं किस प्रकार से काम करती हैं। आकार के आधार पर इस सारणी को हम देखें तो आकार के आधार पर 3 उद्योग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कुटीर घरेलू उद्योग होता है जो बहुत छोटा होता है, जैसे घर में कोई राखी वाखी बना रहा है वो कुटीर उद्योग होता है। दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा, लेकिन उसको हम छोटे पैमाने का कह रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? छोटे पैमाने का उद्योग कह रहे हैं। तो आप सारणी एक बार वहां देखना, आपकी बुक में खोल के बैठना, आप फिर इसको देखिएगा। तो कुटीर घरेलू उद्योग जो होते हैं आकार के आधार पर उद्योग 3, एक तो बहुत बड़ा, एक छोटा और एक घर में जो होता है वो कुटीर, तो 3 हो गए। इन तीनों को हम डिटेल से देखेंगे अभी। कच्चे माल के आधार पर कृषि पर आधारित जो होते हैं चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबड़ आदि। खनिज पर आधारित धात्विक और अधात्विक होते हैं, एक तो लोहा होता है एक अलोहा होता है, ठीक है। रसायन पर आधारित, रसायन से संबंधित पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रसायन, उर्वरक। वन पर आधारित लकड़ी से लाख, तारपीन तेल जो सिलाई की मशीन में काम में आता है, ठीक है। कागज पर आदि चीजें जो है वो देखने को हमें मिलती है। मूल पशु आधारित चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, ये सब क्या है? पशु आधारित है। मूलभूत आवश्यकता में लोहा इस्पात उद्योग उपभोक्ता समान उत्पाद के आधार पर हो गए। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक हो गए, निजी हो गए और संयुक्त क्षेत्र के हो गए। स्वामित्व का मतलब होता है, स्वामित्व का मतलब है मालिक के आधार पर। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार का हो गया, दूसरा निजी यानी प्राइवेट हो गया, और तीसरा संयुक्त क्षेत्र सरकार और प्राइवेट व्यक्ति दोनों का। तो सार्वजनिक तो सरकार का है, निजी किसी व्यक्ति का है, और संयुक्त में सरकार और निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट व्यक्ति दोनों का है। यानी एक तो सरकार का उद्योग होता है, एक मेरा हो गया मतलब निजी हो गया, एक मेरा और सरकार दोनों का है, तो वो कहलाएगा संयुक्त क्षेत्र। क्या कहलाएगा? अब क्या करने वाले हैं? आप सोचे यार सर ये तो समझ में ही नहीं आया, बिस्किट, वस्त्र, वाहन आदि चीजें उत्पाद में आती है, तो अब क्या करें? तो अब एक एक को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक एक को क्या करने वाले हैं? डिटेल से, क्योंकि ये सारणी पूरी आपको दिख नहीं रही है ना, इसलिए सबसे पहले जो है वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है हमने। कितने प्रकार के? 3 प्रकार से। देखिए कौन कौन सा, ठीक है। वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? एक तो आकार, एक कच्चा माल, एक उत्पाद, ठीक है। एक स्वामित्व को हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार से हैं, लेकिन हम स्वामित्व को जोड़ देते हैं मालिक के आधार पर, तब ये प्रकार हो जाते हैं 4, ठीक है। आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अब आकार के आधार पर देखा छोटा, बड़ा और कुटीर, छोटा, बड़ा और कुटीर हमने देखा था। कच्चे माल के आधार पर चमड़ा वाला अलग हो गया, वनु वाला अलग हो गया, कई प्रकार इसमें देखे हमने। स्वामित्व के आधार पर यानी मालिक के आधार पर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहां से समझिएगा। तो कच्चे माल के आधार पर, ठीक है, यहां से तो स्वामित्व वाला ये लिखा हुआ है। कच्चा माल जो है वही अपने आप में क्या है? उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद। कच्चा माल ही क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो एक यहां पे हो सकता है उत्पाद के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पाद के आधार पर। उत्पाद, ठीक है, उत्पाद के आधार पर हम जोड़ सकते हैं, तब ये 4 हो जाते हैं। बाकी कच्चा माल ही अपने आप में उत्पाद है, तो 3 प्रकार माने जाते हैं। चौथा तो यूं लटकाया गया साथ में, जैसे कि पंचम व्यवसाय को लटकाया गया। आगे देखिए, आकार के आधार पर 3 रूप है। आकार के आधार पर उद्योग कितने थे? एक तो बहुत ही घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, जैसे कोई घर में ही राखियां बना रहा है, 2-4 सिस्टर है मिलके राखियां बना रही है, वो कैसा उद्योग है? बिल्कुल घरेलू कुटीर उद्योग। एक छोटा सा उद्योग, राखियां अकेले से नहीं बन रही है, 2 जनों से नहीं बन रही है, 5-7 जनों की और हेल्प ले ली, 5-7 जने घर में बैठ के राखियां बना रहे, छोटा उद्योग हो गया। जब 2 जने बना रहे थे तो क्या था? कुटीर उद्योग।
जैसे कि खिलौने बना रहे हैं, 2 जने मिलकर घर में खिलौने बना रहे हैं, तो क्या है कुटीर उद्योग। 10-12 लोग मिलकर बनाने लग गए वहां पे, तो हो गया छोटा उद्योग। और अब हजारों लोग काम करने लग गए उसी उद्योग के अंदर, जब वो हो गया बड़ा उद्योग। हो गया कि नहीं? वहां तो आकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यह आकार के आधार पर है। किसी उद्योग का आकार निम्न पर निर्भर करता है। आप पैसा कितना लगा रहे हो, निवेशित पूंजी पर निर्भर करेगा। वहां लोग कितने काम कर रहे हैं, निवेशित कार्यरत श्रमिकों की संख्या, और उत्पादन कितना कर रहे हो उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। तो जब आपके पास कार्यरत श्रमिक 2 थे, जब तक तो छोटा उद्योग था, कार्यरत श्रमिक बढ़े तो बड़ा उद्योग हो गया, छोटा उद्योग जो है वो बन गया, और श्रमिक बढ़े तो बड़ा उद्योग देखने को मिल गया। ठीक है, पूंजी कितनी लगा रहे हो? 2 लोग थे तो कम पूंजी लग रही थी, पूंजी आप भी कम रही थी। लेकिन 10 लोग हुए तो जो है छोटा उद्योग बन गया था, पूंजी लग भी ज्यादा रही है, आ भी ज्यादा रही है। 100 लोग हुए तो बड़ा उद्योग बन गया, पूंजी आ भी ज्यादा रही है और लग भी ज्यादा रही है। उत्पादन ज्यादा होगा, पहले कम थे तो कम हो रहा था, 10 हुए तो और ज्यादा हुआ, और 100 हुए तो उससे भी ज्यादा हुआ। तो ये स्लाइड आपके समझ में आ गई। आगे देखिए, घरेलू या कुटीर उद्योग, ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। किसकी? निर्माण करने की सबसे छोटी इकाई होता है कुटीर उद्योग। हमने अभी बात की। इसमें शिल्पकार यानी खिलौने बनाए जाते हैं, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, घर वाले सभी काम करते हैं, तभी तो वो कुटीर है। कुटीर उद्योग को मैं परिवार उद्योग भी बोल सकता हूं। परिवार उद्योग बहुत छोटा है। दैनिक जीवन की जैसे राखियां, एक एग्जांपल में देता हुआ चल रहा हूं आपको, राखियां वो बनाई जाती है। ठीक है, वस्तु विनिमय भी देखने को मिलता है। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु। मैं तेरे को राखी देता हूं, तू मेरे गोंद के लड्डू यानी बूंदी के लड्डू दे दे मेरे को, है ना। तो वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, वो वस्तु विनिमय कहलाता है। वो इस कुटीर उद्योग में देखने को मिलता है। पूंजी और परिवहन की कम आवश्यकता होती है, पड़ोसी खुद ही लेने आ जाता है, तो किसी टेम्पो की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, छत पे आवाज लगा देते हैं, ना ज्यादा पैसा चाहिए। पूंजी और परिवहन की कमी होती है इसमें। व्यापारिक महत्व कम होता है, व्यापारी तो है ही नहीं, है तो घरेलू कामकाज चलाने वाला व्यवसाय। दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। राखी दैनिक उपयोग में काम आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है। जैसे किसी ने अचार डालने का काम शुरू कर दिया, 2 जने घर में मिलकर अचार डाल रहे हैं, ना ज्यादा खर्चा आ रहा है, घरेलू आधार पर परिवहन की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग आते हैं और खरीद लेते हैं कि उसकी मम्मी अचार अच्छा बनाती है, 100 रुपये का डिब्बा देती है, लोग जाते हैं और लेके आ जाते हैं। तो लागत भी कम होती है, आती भी लागत कम ही है, ज्यादा नहीं आती। घरेलू दैनिक प्रक्रिया होती है, इसको पढ़ोगे तो आपके सब समझ में आ जाएगी कि ये उद्योग एक छोटा उद्योग है। ठीक है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। क्या क्या बना रहे हैं देखो, किसमें? कुटीर उद्योग है ये। खाद्य पदार्थ बनाते हैं, औजार बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, चटाइयां बनाते हैं, फर्नीचर भी बना देते हैं, आभूषण भी बना देते हैं, बर्तन भी बना देते हैं, जूते भी बना देते हैं और मूर्तियां भी बना देते हैं। ये छोटे छोटे आइटम बनाते हैं और पड़ोस के लोगों को बेच देते हैं। क्या करते हैं? पड़ोस के लोगों को बेच देते हैं। पड़ोसी खुशी खुशी आते हैं और लेके चले जाते हैं, ए लो साहब पास में मिल गया, सब कुछ है ना। तो ये होता है कुटीर उद्योग। ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के कुटीर उद्योग में सिर्फ परिवार के लोग काम कर रहे थे। कुटीर उद्योग में काम कर रहे थे वो सिर्फ परिवार के लोग थे। किसके थे? परिवार के। लेकिन जब परिवार के लोगों में 2 या 4 लोग काम कर रहे हैं, अचानक से 5 और लोग जोड़ दिए जाते हैं जो मिलकर काम करेंगे, तो वो छोटे पैमाने का एक उद्योग बन जाएगा। और जब 5 में 10 लोग और जोड़ दिए या 100 लोग जोड़ दिए तो बड़ा हो जाएगा। इसमें शक्ति के साधनों का प्रयोग होने लग गया, इसमें रोजगार के अवसर की अधिकता हो गई। सर्वाधिक ऐसा चीन और इंडोनेशिया में होता है। ये घर से थोड़ा बाहर होता है, क्योंकि घर में तो इतनी जगह होती नहीं है, 5 और आगे, 5 पहले से ही थे, तो थोड़ा सा बाहर लगाया जाता है छोटे पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग सिर्फ और सिर्फ घर के 2-4 मेंबर मिलकर करते हैं, जो घरेलू चीजें होते हैं वो बनाते हैं। जबकि छोटा उद्योग के अंदर घर के जितने सदस्य होते हैं उतने ही सदस्य और बुला लिए जाते हैं, और घर से बाहर कहीं जगह जहां होती है खाली, वहां पे इस उद्योग को किया जाता है। अगला बड़ा उद्योग आएगा। बड़े उद्योग में ढेर सारे लोग हो जाएंगे, बड़े पैमाने की विशाल बाजार की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े ये बड़ा पैमाने का उद्योग है। देखो ये फटाफट से चप्पल बनाई जा रही है, यहाँ पे उधर कारखाना चल रहा है, उधर लोग लगे हुए 100, 150, 200 की संख्या में, बड़े पैमाने का उद्योग बन गया। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो आकार के आधार पर देख रहे हैं। किसके आधार पर? आकार के आधार पर 3 हो गए। एक तो कुटीर हो गया, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। 3 उद्योग होते हैं। इसमें घर घर के ही सदस्य होते हैं, इसलिए ये परिवार का कहलाता है। इसके अंदर जो है 10 से 12 या 15 या 7 या 8 लोग हो सकते हैं। इसमें 100 प्लस होते हैं। इसमें खर्चा ज्यादा, इसमें इससे कम, इससे कम।
बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें तो विशाल बाजार हो गया, ये तो अपने आप में शक्ति के साधन यानी बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, अच्छे अच्छे मजदूर चाहिए यानी कुशल श्रमिक चाहिए, विकसित मशीनें चाहिए, प्रौद्योगिकी अधिक उत्पादन करता है तो पूंजी भी अधिक आएगी, उत्पादन अगर अधिक कर रहा है तो पूंजी भी क्या आएगी, अधिक आएगी। पिछले 200 वर्षों से ये बहुत ज्यादा विकसित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा ब्रिटेन और अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ऐसे कहां देखने को मिलते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका में। जबकि इंडोनेशिया में कौन सा था, छोटे पैमाने का, इंडोनेशिया में कौन सा था, छोटे पैमाने का उद्योग, ठीक है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहत पैमाने के किए गए निर्माण के आधार पर दो बड़े समूह में बांटा जाता है। एक तो वो उद्योग जो बड़े पैमाने के हैं, परंपरागत तरीके से चल रहे हैं, एक उच्च प्रौद्योगिकी। यहाँ बात क्या है मैं समझा देता हूं आपको। यहाँ जो ये बात है इसका अर्थ यह है, एक तो वो उद्योग या फैक्ट्रियां जो प्राचीन समय में चलते थे उसी हिसाब से चल रही है, एक वो जो नई नई मशीनें लेके आ गए और उस हिसाब से चल रही है। जैसे मेरे दो उद्योग है मान लिया जाए, एक उद्योग तो मैं वैसे ही चला रहा हूं जैसे मेरे दादा परदादा चलाते थे, उसी हिसाब से जो है पीट पीट के उसी हिसाब से उसको चला रहा हूं। एक के अंदर मैं अच्छी अच्छी मशीनें लेके आ गया, तो जो मैं पुराने हिसाब से चला रहा हूं वो तो हुआ पुराने हिसाब से मतलब परंपरागत, और जिसके अंदर मैं नई टेक्नोलॉजी और अच्छी अच्छी मशीनें लेके आ गया वो हुआ उच्च प्रौद्योगिकी। तो कुछ समूह अधिक विकसित देश ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं। तो उद्योगों को निर्माण के आधार पर दो बड़े भागों में बांटा है हमने, एक तो वो जो उस हिसाब से चल रहे हैं, एक ये जो इस हिसाब से चल रहे हैं। एक तो पुराने तरीके से चल रहे हैं, एक नए तरीके से चल रहे हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए आगे, स्वामित्व के आधार पर पहले हमने देखा आकार के आधार पर, आकार के आधार पर कितने हो गए, 3 हो गए। एक तो कुटीर, एक छोटा और एक क्या है बड़ा। इसमें 5, 4 या 2 लोग, इसमें 10-12 लोग, इसमें 100 लोग। इसमें लागत कम, इसमें थोड़ी सी ज्यादा, इसमें और ज्यादा। इसमें मशीनें कम, इसमें थोड़ी सी मशीनें ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा मशीनें। तो ये फर्क अपने आप आ गया। तो आकार के आधार पर हमने पढ़ लिया पिछली स्लाइडों में। अब हम देखेंगे स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। मालिक के आधार पर, मालिक के आधार पर कितने होते हैं, सीधी सीधी बात है, सिंपल बात है। मालिक के आधार पर कितने होते हैं, 3 ही होंगे। मालिक के आधार पर भी कितने, 3। एक तो होगा सरकार का जिसको हम कहेंगे सार्वजनिक, सरकार का जिसको हम कहेंगे सार्वजनिक। एक होगा मेरा खुद का यानी प्राइवेट हो गया मेरा, उसको मैं कहूंगा निजी। और एक मेरा और सरकार का मिलाकर होगा तो वो हुआ सरकार प्लस निजी, सरकार प्लस निजी। समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है यहां तक, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, देखो लिखा हुआ है स्वामित्व यानी मालिक के आधार पर। एक तो सार्वजनिक है जो सरकार के अधीन है। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। भारत में अधिकतर उद्योग कैसे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। ये समाजवादी देशों में अधिक देखने को मिलता है जो समाज को महत्व देते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी सार्वजनिक दोनों होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट भी होंगे और सरकारी भी होंगे, प्राइवेट भी होंगे और सरकारी भी होंगे, ठीक है। इस बात को हमें समझ लेना है। समझ लोगे कि नहीं समझ लोगे, ठीक है, समझ लेंगे सर, ठीक है। अब आप तो बोलते नहीं हो तो मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ। सर आप कमेंट पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। निजी फिर गलत लिखा गया, और सही कर देते हैं इसको, ठीक है। सर कमेंट नहीं देख रहे, आपके एग्जाम आ रखे हैं, कमेंट क्या देखें, अभी फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो निजी क्षेत्र के होते हैं प्राइवेट, निजी क्षेत्र के क्या होते हैं प्राइवेट। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी होते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह सार्वजनिक भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे। जबकि समाजवादी जो देश हैं वहां आपको सार्वजनिक ज्यादा देखने को मिलेंगे। समाजवादी देशों में सार्वजनिक ज्यादा देखने को मिलते हैं। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार के अंदर। हम फिर बता रहे हैं मालिक यानी स्वामित्व, मालिक के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के, एक सरकार के, एक प्राइवेट और एक सरकार और प्राइवेट दोनों, ठीक है ना। तो 3 प्रकार हो गए। आगे देखिए, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट वाले, ये निजी संगठन द्वारा संचालित होते हैं और पूंजीवादी देशों में अधिक होते हैं। जिनके पास पैसा होगा वो प्राइवेट लगा लेंगे। हाँ, किसी देश में अपने अंबानी जैसे 100 लोग हैं तो 100 उद्योग तो वो अकेले ही लगा देंगे। तो जिसके पास पैसे होंगे वो पूंजी वाले देश होंगे, तो ये पूंजीवादी में लगते हैं। और जो लोग समाज को महत्व देते हैं वो समाजवादी प्राइवेट उद्योग लगवाएंगे, ठीक है, सरकार के अधीन लगवाएंगे। मतलब परंपरागत बड़े पैमाने उद्योग यानी बड़े वाले कौन से हैं, ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं। जो हमने अभी देखा चप्पल बना रहा था, इसमें कोयला खदाने के समीप धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं इसको। बड़े उद्योगों का दूसरा नाम क्या है, धुएं की चिमनी वाला
उद्योग। ठीक है, तो ये बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, परंपरागत और बड़े पैमाने की। वापस स्लाइड आइए तो आप समझ गए। ठीक है, जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र, कहां का? जर्मनी का। जर्मनी में यहां बहुत कोयला निकलता है और जर्मनी इसीलिए इतना धनवान है, यहाँ बहुत ज्यादा कोयला निकलता है। यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है ये। यूरोप अर्थव्यवस्था का आधार है। जर्मनी का 80% कोयला जो है इसी क्षेत्र से निकलता है। जर्मनी का 80% जो कोयला है कहां से निकलता है? इसी क्षेत्र से देखने को मिलता है। कोयला का निर्यात में योगदान करता है। कोयले का अच्छे से निर्यात हो सके इसलिए भयंकर योगदान करता है। निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात, और एक होता है आयात। निर्यात और आयात। निर्यात मतलब बेचना, आयात मतलब खरीदना। आयात मतलब आया मतलब खरीदा, आयात मतलब आया मतलब खरीदा, निर्यात मतलब गया मतलब बेचा। ठीक है, तो 80% कोयला विदेशों को देता है। ये सब 80% कोयला यहां से मिलता है और यहां से ही बेच देता है कुछ कोई। ये सबसे बड़ी कोयला की खदान है, ओपन पिट है। इसको क्या कहते हैं? ओपन पिट। किस नाम से जानते हैं इसको? ओपन पिट के नाम से। ठीक है, राइन नदी, जर्मनी का जो कोयला क्षेत्र है उसके इस तरफ तो है राइन नदी, आपकी किताब में लिखा है, मैंने मैप ही बना दिया। इसके इस तरफ है लिप्पे नदी और इस तरफ है रुर नदी। 3 नदियों के बीच में है ये कोयला क्षेत्र। कौन सा? जर्मनी का रुर कोयला क्षेत्र। कौन सा? जर्मनी का जो कोयला क्षेत्र है रुर। इसके नीचे तो दक्षिण में तो रुर नदी, इस तरफ राइन नदी और इस तरफ लिपे नदी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा चित्र बना के आ जाना, सिवाय लंदन शहर के बच्चों के अलावा कोई भी नहीं बना के आएगा पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा चित्र बना के आना है। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग। विश्व में चीन में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र होते हैं। चीन आगे है। चीन और भारत का तो उद्योगों में तो कंपटीशन चलता है। कभी चीन पीछे तो कभी भारत आगे, कभी भारत पीछे तो कभी चीन आगे। इसमें कंपटीशन चलता रहता है, यहां तक कि जनसंख्या में भी चलता है। ठीक है, प्रसिद्ध शहर गुजरात और अहमदाबाद। भारत का प्रसिद्ध शहर कौन सा है? गुजरात और अहमदाबाद। ये जो अहमदाबाद है गुजरात का अहमदाबाद, ये तो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। यहां इतने कपड़े हैं। भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर कौन? गुजरात। सूती वस्त्र में 2 नंबर पर है कौन? भारत। भारत में सूती वस्त्र की बात कर रहे हैं। क्योंकि सूती वस्त्र को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम उद्योगों को पढ़ रहे हैं और उद्योगों में सूती वस्त्रों को ही पढ़ा जाता है। क्योंकि हम विनिर्माण पढ़ रहे हैं और विनिर्माण द्वितीयक व्यवसाय है। विनिर्माण कौन सा है? द्वितीयक व्यवसाय। इसमें सूती वस्त्र को हम देख रहे हैं। 2-4 उद्योग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ वास्तव उद्योग ही पढ़े जाते हैं इसमें। द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय क्या है? पहली बात तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग होते हैं। तो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? एक तो कुटीर हो गया, एक ऐसा हो गया आकार के आधार पर कुटीर हो गया, एक उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो छोटा हो गया, एक उससे बड़ा हो गया। ठीक है, मालिक के आधार पर 3 होते हैं। तीनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर प्राइवेट की आपने डेफिनेशन नहीं लिखी। क्या ही लिखनी है डेफिनेशन? जब सिंपल तरीके से समझ में ही आ रहा है तो सीधा सीधा लिख के ही तो आना है। ठीक है ना। हाँ, अब तो लिखना ही है 7-8 दिन बाद तो। ठीक है ना। किसके एग्जाम कब है लिखना? ज्योग्राफी का एग्जाम किस स्टेट में कब है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सूती वस्त्र में भारत 2 नंबर पे। ये कपास आधारित उद्योग है। किस पर आधारित है? कपास पर। ठीक है, विश्व में सूत तथा सूती वस्त्रों का उत्पादन वितरण यद्यपि कुटीर उद्योग के रूप में पहले छोटे छोटे होते थे। गांधी जी भी चरखा काटा करते थे, काटते थे ना। ठीक है, सूती धागा और सूती वस्त्रों का निर्माण लगभग सभी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में किया जाता है। मशीनों द्वारा बड़े उद्योगों के रूप में 40 से 50 देशों में ही प्रचलित है। 40 से 50 देशों में आज मशीनों से बनाया जाता है। ठीक है, कच्चे माल पर आधारित उद्योग। पहले हमने आकार के आधार पर देखे, फिर हमने स्वामित्व यानी मालिक के आधार पर देखे, अब हम देख रहे हैं कच्चा माल कहां से मिलता है। तो कृषि को कच्चा माल कहां से मिलेगा? खनिज से संबंधित उद्योग है उसको कच्चा माल कहां से मिलेगा? रसायन यानी केमिकल से संबंधित उद्योग है उसको कहां से मिलेगा? वन वाला उद्योग है तो कहां से मिलेगा? पशु वाला है तो कहां से मिलेगा? अब जैसे एक एग्जांपल तो पशु आधारित उद्योग, इसको मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं समझ में आ जाएगा। कैसे? पशु आधारित उद्योग। अब पशु आधारित उद्योग वो होगा जैसे डेयरी, जहां से दूध लेके आते हैं। अगर पशु नहीं होंगे तो वो उद्योग चलेगा क्या? डेयरी भी उद्योग है, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। ये इसका एग्जांपल हो गया। वन आधारित उद्योग, कोई लकड़ी बना रहा है, लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है, तो अगर वनों से लकड़ी नहीं आएगी तो फर्नीचर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। रसायन उद्योग, केमिकल्स वाले, कोई केमिकल्स की लैब है, अगर केमिकल्स ही नहीं है तो उद्योग चलेगा? नहीं चलेगा। खनिज आधारित उद्योग, लोहा इस्पात कारखाना,
बड़े बड़े दरवाजे खिड़कियां लोहे की बनवाता है, तो यहाँ खनिज चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरा कृषि आधारित, कोई गन्ने की फैक्ट्री लगा रहा है, जिसका एग्जांपल हम बार बार ले रहे हैं, चीनी बनाएगा, अगर गन्ना ही नहीं आ रहा है, कृषि नहीं है, तो चलेगा क्या। तो ये सब कहलाते हैं कच्चा माल। क्या कहलाते हैं? ये कच्चा माल जो है इस पर आधारित उद्योग होते हैं। कृषि आधारित उद्योग खेतों से कच्चा माल लाते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं, बदलकर निर्यात कर देते हैं, जैसे शक्कर उद्योग, अचार उद्योग, फलों का रस, पेय पदार्थ, वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग। अब इसको मैं और समझा देता हूं। कृषि से जो चीज पैदा होती है, जैसे कृषि से हम शक्कर लाए और उसे, कृषि से हम गन्ना लाए और उसे शक्कर बना दिया, कृषि से हम केरी लाए, उसका केरी का अचार बना दिया, फल लाए, आम लाए, मैंगो लाए, उसका रस बना दिया, पपीता लाए जो अधिकतर लोग पीते रहते, पेय पदार्थ कॉफी लाए, उसकी चाय बना दी, लोगों को पिला रहे, दुकान खोल दी, उद्योग हो गया। वस्त्र यानी कपास लाए और सूती वस्त्र बना दिया, रबड़ बना दिया उससे, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं कृषि आधारित होगी। कैसी होगी? कृषि आधारित, ठीक है। कृषि व्यापार एक प्रकार का व्यापारिक कृषि है, ठीक है, औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण प्राय वे व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर और अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाना भी कहते हैं। यानी कृषि उद्योग वे उद्योग है जिनको माल कृषि से मिलता है। इसमें शक्कर उद्योग आ जाते हैं, चमड़ा उद्योग भी आ जाता है। क्या आता है? क्या नहीं, चमड़ा उद्योग पशु में आएगा। किस में आएगा? पशु उद्योग में, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग, कच्चा माल कहां से मिलेगा? खनिजों से। तो लोहा इस्पात, अगर लोहा की कोई फैक्ट्री है और उसको खनिज ही नहीं मिल रहा है तो वो फैक्ट्री चलेगी क्या? तो लोहा फैक्ट्री खनिज पर आधारित होगी। एलोहा धात्विक खनिज, एल्यूमिनियम, तांबा, सीमेंट आदि फैक्ट्रियां खनिज के अंदर आती है, ठीक है। रासायनिक उद्योग, केमिकल, लकड़ी के, कोयले के कच्चे माल पर निर्भर होती है। लकड़ी जलानी पड़ती है तभी तो रासायनिक उद्योग चलेंगे। ये देखो जल रही है, कोयला जलाना पड़ता है, लकड़ी नहीं है तो, है ना। कई ऐसे होते हैं चारकोल चलाते हैं, ठीक है। इसमें प्राकृतिक कच्चा माल होता है। वर्तमान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। रसायन उद्योग रीढ़ की हड्डी है। अर्थव्यवस्था का मतलब सारा पैसा इसी से आता है। देश में पैसा कहां से आता है? वर्तमान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, तो सारा रसायन उद्योगों से आता है। तेल, प्राकृतिक गैस आदि के उद्योग होते हैं। ये सब उद्योग जो उद्योगों की रासायनिक उत्पादन करते हैं, उद्योगों का ये क्या करते हैं? रासायनिक उत्पादन करते हैं। वनों पर आधारित उद्योग, किस पर? वनों पर। कागज, लकड़ी, माचिस, रबर सब वन है कि नहीं है? तो ये बीड़ी उद्योग, जिसमें तेंदू का पत्ता चाहिए। क्या चाहिए? तेंदू का पत्ता। तो ये उद्योग बताओ बिना वनों के चलेगा? तेंदू का पता ही नहीं है तो बीड़ी कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना। अरे भाई पता ही नहीं है तो बीड़ी कैसे बनेगी? पत्ता पहले ही कट गया, ठीक है। रेशम का उद्योग, रेशम का जो कीट होता है उससे रेशम का कपड़ा बनता है। कीड़ा होता है रेशम का, जिसको सहतूत के पत्ते के ऊपर छोड़ा जाता है। वो चलता रहता है और सहतूत की पत्तियों को कट 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 करके खाता रहता है। फिर उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, वो तो मर जाता है। और वो जो सहतूत के ऊपर चल रहा था जीव, वो जीव तो मर जाता है और उसकी जो लार होती है उससे धागा बन जाता है। वो रेशम का जो है उद्योग कहलाता है। लाख का उद्योग, लाख की जो चूड़ियां होती है वो वनों से मिलती है। हस्तशिल्प, छोटे छोटे खिलौने होते हैं लकड़ी के, तो ये सब वनों पर आधारित है। किस पर है? वनों पर। वन लकड़ी, इमारती लकड़ी, कच्चा माल, सब्जियां, फल प्रदान करते हैं जिनका महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य है। लकड़ी का उपयोग निर्माण, फर्नीचर बनाने में किया जाता है। कागज के उत्पादन में भी लकड़ी होती है। पेड़ों से निकले गए रबड़ का उपयोग कई उत्पादक बनाने में किया जाता है। वन आधारित उद्योगों की विशेषता पढ़ रहे हैं। रबड़ इसमें आ रहा था और इसमें क्या ही समझना है, ठीक है। आगे देखिए, पशु आधारित उद्योग, चमड़ा पशु के लिए काम आता है। चमड़ा किसमें काम आता है? पशु में। चमड़ा कहां से मिलता है? पशु से मिलता है। तो चमड़ा उद्योग किससे चलेगा? पशु से। तो ये पशु उद्योग का हिस्सा हुआ। दूध कहां से मिलता है? पशु से। तो दूध उद्योग जो होता है जिसको हम डेयरी कहते हैं, डेयरी फार्म। हाथी दांत का उद्योग जो होता है, हाथी दांत इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये भी इससे चलता है, ठीक है। पशु उत्पाद, किसी पशु शरीर से व्युत्पन्न किया गया कोई भी माल है। व्युत्पन्न, देखो कितना डरावना शब्द है। इसका अर्थ है पशु से जो माल लाया गया है। दूध लाए तो दूध डेयरी पशु उत्पादित कार्य से चालू हुआ। उदाहरण फेट, रक्त, दूध, अंडे, कम ज्ञात उत्पाद जैसे कि इसिंग्लास और रेनेट, यानी कि दूध हो गया, अंडे हो गए, ये सब के सब इसके उत्पाद हैं। जानवरों के उत्पादों में मांस और मांस उत्पाद, पोल्ट्री उत्पाद, मछली, शंख, डेयरी उत्पाद, दूध और पनीर, मांस, अंडे सब जानवरों से आते हैं। अब कोई के पनीर कैसे आया, तो थोड़ा सा फ्लैश में जाओ। पनीर बना दूध से, दूध आया भैंस या गाय से, भैंस और गाय होती है पशु। अब कोई के अंडा कैसे, अब समझ गए, अंडा आया पोल्ट्री फार्म से, पोल्ट्री फार्म में होती है मुर्गियां। तो सारे पशु से गैर खाद्य उत्पाद जैसे फाइबर, मोयावर, कश्मीरी, चमड़ा आदि अलग अलग प्रकार के चमड़े होते हैं, ठीक है। उत्पादन पर आधारित उद्योग वे उत्पाद जो किसी दूसरे उत्पाद को तैयार करते हैं।
इन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये दो उद्योगों के बीच का आधार होते हैं, यानी कि वो उद्योग जो दो उद्योगों को मिलाने का काम करते हैं, यानी एक के बगैर दूसरा काम नहीं करता है। क्या है समझिए। कृषि आधारित में जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग को लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, यानी कोयला चाहिए उसके लिए, तो कोयला भी चाहिए, तो कोयला लाना पड़ेगा खादानों से। खनिज उद्योग इसको सपोर्ट करेंगे, तो दो चीजें साथ में करेगी। जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। अब लोहा जब निकाला जाता है तो लोहा कच्चा होता है, उसको पक्का करने के लिए उसमें मैग्नीज, कोका, कई चीजें डाली जाती है। क्या डाली जाती है? मैग्नीज, कोका, फिर भट्टियों पे गर्म किया जाता है, फिर पक्का लोहा बनता है। वन आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? वनों से। ठीक है, तो आज के इस वन शॉट में हमने सारी चीजें देखी इस चैप्टर से रिलेटेड, एक एक बिंदु को हमने आसानी से पढ़ा है। मिलते हैं अगले वन शॉट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।